हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आधार डिजिटल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 गणित के एक्सरसाइज नंबर जो 1 है, चैप्टर 1 जो है हमारा वास्तविक संख्या है, इसको हम हल करेंगे। पहले इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। जिससे आपको ये ना हो कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि इसमें ये चीज़ कहाँ से आ रही है, ऐसा क्यों होता है, तो आप उसे बेझिझक बता सकें, आपको उसको बताने में कोई शर्म न महसूस हो। तो ज़रा देखिए, आज की इस क्लास में अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप अगर दोनों ही एसएससी और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम या फिर 9 से 12 तक की कोई तैयारी करना चाहते हैं तो आप आधार डिजिटल एकेडमी पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केवल एसएससी, आपके यहाँ से कोई है जो एसएससी की तैयारी कर रहा हो, तो वो एडीए एसएससी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यूपी बोर्ड वाले जो केवल यूपी बोर्ड की करना चाहते हैं, वो एडीए यूपी बोर्ड के चैनल को भी सब्सक्राइब करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर भी आपको क्लासेस रेगुलर मिलती रहेंगी। आज की हम देखते हैं वास्तविक संख्याओं को, देखते हैं ज़रा बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। अगर हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं जो होती हैं हमारी पहले तो संख्याओं की बात करते हैं। जो हमारी संख्याएं होती हैं, संख्याएं जो हमारे नंबर्स होते हैं, ये जो हमारे नंबर्स होते हैं ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कितने संख्याएं जो होती हैं हमारी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। और ये 2 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं? पहला हो जाता है वास्तविक संख्याएं। पहला कौन सा हो जाता है? पहला हो जाता है वास्तविक संख्याएं। ये भी आपको याद रखना है। कौन सा? वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। पहला कौन सा हो जाएगा आपका? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इनको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। इसके बारे में असल में हमको पढ़ना है, रियल नंबर्स। दूसरी हो जाती है हमारी काल्पनिक संख्याएं। दूसरी कौन सी हो जाती हैं? काल्पनिक संख्याएं। ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर क्लास में 11th और 12th में मैथ्स लेते हैं, इसमें 11th और 12th में मैथ्स लेते हैं तो आपको चीज़ें ये सिखाई जाएंगी काल्पनिक संख्या क्या होती है। असल में काल्पनिक संख्या बेसिक एग्जांपल के तौर पे याद रखते हैं। मान लेते हैं आपको संख्या दे दी हमने x² प्लस का 5, अब बराबर 0 दे दिया। अब 5 इधर प्लस का उधर जाती कैसे हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और इधर स्क्वायर लगा उधर जाते ही रूट बन जाएगा। और रूट जब बनता है तो हमारी जो संख्या होती है उस पर प्लस माइनस दोनों साइन आ जाते हैं। तो ये हमारी क्या है? काल्पनिक संख्या है। अब जब क्लास 11th और 12th में आप मैथ्स अगर लेते हैं तो उसमें आपको इनके मान निकालना भी अच्छे से सिखाया जाएगा। हमारे लिए अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हम क्या वास्तविक संख्याओं को केवल पढ़ेंगे और उन्हीं को अच्छे से समझेंगे। ओके, चलो देखते हैं, बढ़ते हैं आगे, उनको अच्छे से समझ लेते हैं। अगर हम बात करें वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आपको कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी वास्तविक संख्याएं जो हैं, इसके अंदर आपको बेसिक से कुछ याद होनी चाहिए। जैसे कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? सबसे पहली होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहले कौन सी हो जाती है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिनको हम बोलते हैं क्या? नेचुरल नंबर को क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर्स। ये कौन सी होती है? नेचुरल नंबर्स। इनके बारे में हम जानेंगे। दूसरी हमारी कौन सी हो जाती है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या यानी कि कहा जाता है इनको होल नंबर्स। क्या कहते हैं इनको? होल नंबर्स जो होते हैं उनको भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इसमें क्या पढ़ेंगे? इसके अलावा हम इसमें पूर्णांक को पढ़ेंगे। पूर्णांक यानी कि जो इंटीजर होते हैं, ये भी जानेंगे इंटीजर क्या होते हैं। और कौन सी? इसके बाद आप पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं यानी कि हमारी रेशनल नंबर्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। कौन सी? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर्स, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? सम और विषम संख्याओं के बारे में। सम और विषम संख्याएं जो होती हैं इनके बारे में जानेंगे। सम और विषम संख्याएं जिनको हम कहते हैं
इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। ये पहले आप लिख लीजिए, फिर इनको हम अच्छे से आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझा देते हैं। इसके अलावा हमारी कौन सी, इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सी, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को भी जानेंगे। भाज्य संख्याएं यानी कि हमारे जो रेशनल नंबर्स होते हैं। भाज्य संख्याएं मतलब क्या, इसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सी, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, इनके बारे में आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये नंबर्स आपको अगर पता है तो आपको इस पूरी एक्सरसाइज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट अगर ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करें, ज़रा इसको देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो ये हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं, इसको हम किससे, एन से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। इसमें हमारी क्या 1, 2, 3 और ऐसे करके ये संख्या हमारी कहाँ तक जाती हैं, ये हमारी ऐसे ही चलती रहती हैं। कहाँ तक, अनंत तक जाती हैं। ये कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। दूसरे आ जाते हैं होल नंबर्स। होल नंबर जिसको हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या, प्राकृतिक संख्याएं जो है उसको केवल 0 से आप अगर शुरू कर देते हैं तो वो आप किसकी, इसमें चली जाती हैं, पूर्ण संख्या के अंदर चली जाती हैं। वो किसमें चली जाती हैं, पूर्ण संख्या के अंदर चली जाती हैं। ऐसे कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। अगर हम इसके बाद बात करें इंटीजर जो हमारे पूर्णांक होते हैं, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम z से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, z से प्रदर्शित करते हैं। होता क्या है, इसमें हमारा जो 0 एक तरफ होता है, 0 से लेके 1, 2, 3 ये हमारी कहाँ तक जाती हैं, ये प्लस में भी कहाँ तक, अनंत तक होती हैं। और यही संख्याएं जो हैं ये हमारी माइनस में भी, माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, ये हमारी माइनस में भी कहाँ तक होती हैं, अनंत तक होती हैं। कहाँ तक होती हैं, अनंत तक होती हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसको हम अलग समझा देते हैं और इसको केवल सम और विषम संख्या समझा देते हैं आपको। देखिए, जो हमारे सम संख्याएं होती हैं, जो हमारी सम संख्याएं होती हैं, इनके अंत में 0 मिलता है, 2 मिलता है, 4 मिलता है, 6 मिलता है और 8 मिलता है। दूसरी चीज़, ये 2 से विभाजित होती हैं, 2 से विभाजित होती हैं। अभी हम विभाजिता के नियम भी पढ़ेंगे। 2 से विभाजित होती हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम ऑड नंबर की बात करें, ऑड नंबर जिसको हम बोलते हैं विषम संख्याएं, जो हमारी विषम संख्याएं हैं, इसमें क्या 1 आ जाता है, अंत में 3 मिलेगा, 5 मिलता है, 7 आता है और 9 आता है। अगर भी किसी भी संख्या के आखिर में हमारा 1, 3, 5, 7 और 9 आ जा रहा है तो किसके अंदर आता है, वो हमारा विषम संख्या के अंतर्गत आता है, वो हमारा ऑड नंबर के अंतर आता है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, विषम संख्या ये कभी भी 2 से विभाजित नहीं होती है। ठीक, भाज्य संख्याएं जो होती हैं, भाज्य संख्याएं इसके याद रखने, इसके जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। कितने, इसके 2 से अधिक क्या हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, गुणनखंड। ठीक, 2 से अधिक गुणनखंड है तो वो किसके अंदर आता है, भाज्य संख्या के अंतर्गत आता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 6 को ले लें, 6 को अगर देखें तो गुणनखंड इसका पहला तो 1 हो गया, दूसरा 2 होता है, तीसरा 3 होता है, चौथा अपना ये संख्या खुद होती है। तो ये हमारी किसके अंतर्गत आ रही है, हमारी भाज्य संख्या के अंतर्गत आती है। जैसे कि हम अगर यहाँ पे 12 को ले लेते हैं तो 12 इसके भी कितने, 2 से अधिक गुणनखंड है। 1 से भी विभाजित होता है, 2 से भी हो जाता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है और 12 खुद से भी होता है। तो ये भाज्य संख्याएं जो कंपोजिट नंबर होते हैं तो इसके याद रखने 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे कि इसमें 4 गुणनखंड निकले हैं और इसमें हमारे 6 गुणनखंड निकले हैं, तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ये चीज़ समझ में है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। केवल कितने, केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड। कितने, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। वो भी कौन कौन से होते हैं, वो भी अगर आपसे पूछ दिया जाए कौन सा होता है, पहला तो 1 होता है और दूसरी वह संख्या स्वयं होती है। दूसरी जो संख्या दे रखी हो वो संख्या स्वयं हो जाती है, वो खुद हो जाती है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए हमने आपको 7 दे दिया, हमने आपको यहाँ पे 7 दे दी। 7 को अगर पूछा जाए तो 7 किससे किससे कटेगा, 7 को अगर पूछ दिया जाए किससे किससे कटेगा तो 1 से कटेगा और दूसरा ये खुद से कटते हैं। अगर हम ऐसे ही बात करें, ऐसे ही अगर हम 13 की बात करें, 13 या तो 1 से कटता है या तो खुद से कट जाते हैं।
तो हमारे अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक होता है और वो संख्या स्वयं हो जाती है। तो जैसे अभाज्य संख्याएं को लिख लीजिए, जैसे कि हमारा दो, याद रखिएगा हमारा एक कभी भी अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये 2 से स्टार्ट होती हैं। पूछ दिया जाए आपसे अभाज्य संख्या में एकमात्र सम संख्या कौन सी होती है, एकमात्र सम संख्या कौन सी है, तो वो 2 होती है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या आएंगी वो सब कैसी होती हैं, विषम होती हैं। तो 2 आ जाता है, अभाज्य संख्या में 3 आ जाता है, 3 के बाद हमारा 5 आता है, 5 7 आ जाता है, 7 के बाद 11 आ जाता है, 13 आ जाता है, 17 आ जाता है, 19 आ जाता है, 23 आ जाता है, 29 आ जाएगा, 29 के बाद 31 आ जाता है, 31 के बाद 37 आ जाता है। ऐसे ही ये लगातार चलती रहती हैं, ऐसे ही ये लगातार चलती रहती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक, ये याद रहे। अब अगर हम देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या की अगर बात करें, कौन सी 2 परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है, इनको भी देख लेते हैं जरा क्या होते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। साथ में नोट डाउन करते रहिए, आपके लिए थोड़ा सा हम इस पर छूटते जाएंगे साथ में, ताकि आपको नोट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारी कौन सी बची, परिमेय और अपरिमेय संख्या, इनको भी हम देखें ज़रा। तो आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या के लिए याद रखने हैं कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। कौन सी, अगर हम परिमेय संख्या की बात करें, अगर हम परिमेय संख्याओं की बात करें तो परिमेय संख्याओं में याद रखना है कौन सी परिमेय संख्या, जिन्हें p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जिन्हें किसमें p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसके अलावा आपको याद रखना है क्या, यहाँ पर p और जो q है दोनों क्या होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक अभी आपको पता है पूर्णांक कौन होते हैं, जो प्लस और माइनस दोनों में चलते हैं। दूसरी चीज़, हमारा जो पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन इस पर भी कंडीशन है, जो इसमें एक क्यू होता है, नीचे जो लिखा है हर जो है, जो डिनोमिनेटर है हमारा, हर को डिनोमिनेटर और अंश को न्यूमरेटर कहते हैं, जो हमारा हर है, इस हर का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इस क्यू का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपकी वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर दूसरी चीज़ अगर आपसे पूछ दिया जाए इसमें जो p और q है, इसका अगर आपसे HCF पूछा जाए, अगर आपसे HCF पूछ दिया जाए, p और q का जो HCF है वो कितना होता है, इसका HCF 1 के बराबर है। इसके अलावा कोई भी अदर संख्या आपको HCF निकल रही है कि आ रही है, तो परिमेय संख्या नहीं होती। जैसे कि हम अभी एक्सरसाइज नंबर 1.2 में करेंगे, उसमें आपकी संख्याएं दी जाती हैं, √2 √3, वो परिमेय संख्या है या नहीं, ये पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर उसमें की सारी चीज़ें समझेंगे। और अपरिमेय संख्याएं केवल इसी पर उल्टा हो जाती हैं। अपरिमेय संख्याएं जो हैं, इसको याद रखना है, इन्हें p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक। इतने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, इतनी बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये भी साथ में बता दीजिएगा आगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी है तो ये भी बताइएगा, अगर सही नहीं लगी तो वो भी कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, लेकिन आपको कमेंट ज़रूर करके बताना है कि आपको क्लास लगी कैसे, ठीक। और जो रिकॉर्डेड में देख रहे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्लास कैसी लगी। अब डाल लीजिएगा ज़रा। अब हमें क्या इसमें कुछ आपके विभाज्यता के नियम आपको याद रखने, डिविजिबिलिटी रूल याद रखने होंगे। करने के लिए विभाज्यता के नियम, यानी कि आपको डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है। डिविजिबिलिटी रूल याद रखनी है आपको। कुछ आपको विभाज्यता के नियम याद होने चाहिए, जो आपको यूज करने होंगे। इसमें आपका विभाज्यता का नियम पूछा जा सकता है कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 2 से पूछा जा सकता है, 3 से आ सकता है,
4 से, कि क्वेश्चन में तो नहीं पूछे जाते हैं अगर, लेकिन हम जब HCF और LCM अभी निकालेंगे, इसे में उनकी जांच करेंगे तो उनमें इन चीज़ों का यूज़ काफ़ी आएगा। तो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से हो गया, 6 के लिए याद रखना है, 8 के लिए याद रखना है, 9 के लिए, 10 के लिए और 11 के लिए। ये नियम आपको याद होने चाहिए, ये नियम आपको याद होने चाहिए। विभाज्यता के नियम अगर आपको ये याद हैं तो आपका जो HCF और LCM निकालने वाला पोर्शन होता है काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है, काफ़ी आसान हो जाता है। 2 से विभाज्यता की बात करें, अंतिम अंक क्या होना चाहिए इसका 2 से विभाज्यता के लिए? किसी भी संख्या का अंतिम अंक जो हो, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? अंतिम अंक या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 है, या तो 6 होना चाहिए, तो 8 होना चाहिए। 3 से बात करें तो अंकों का योग, योग 3 से विभाजित हो, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। मान लेते हैं कोई संख्या दे दी गई, हमने ऐसे लिख दिया 12, 56, 43, ऐसे हमने लिख दिया। क्या ये पूछा जाए क्या ये 3 से विभाजित होगी? तो हम क्या करेंगे, इसको हम सबके जो अंक दिए गए हैं इनको हम जोड़ के देखेंगे। 1, 2, 5 दिया है, 6 दिया है, और ये 4 दिया है, और ये 3 दिया है। जोड़ने पे अगर देखें तो 3, 5, 3, 8, 6, 14, 14, 4, 18, 3, 21 हो जाता है। जोड़ने पे हमारा टोटल कितना आ रहा है? टोटल 21 आ रहा है। क्या हमारा जो 21 है, जो 21 है, क्या ये 3 से विभाजित होता है? हाँ, ये 3 से विभाजित होता है। तो ये पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें 4 से, तो इसमें याद रखना है अंतिम 2 अंकों से, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो, या जो लास्ट के हमें 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, जो लास्ट की 2 अंक वाली जो संख्या बने, या आखिर के दोनों अंक क्या हों? शून्य। दोनों अंक क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। जैसे कोई एग्जाम्पल अगर हम ले लें, तो हमने मान लेते हैं एग्जाम्पल हमने ले लिया, 12, 348 ऐसे लिख दिया, या फिर हमने ऐसे लिख दिया। तो इसका लास्ट जो 2 डिजिट हैं ये क्या कटेंगे 4 से? हाँ, कट जाएगा। तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। चाहे तो आप इसको क्रॉस चेक भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप। अगर हम बात करें 5 से, तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए? अंतिम अंक क्या होना चाहिए? अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। 6 से संख्या 2 और 3 से विभाजित होनी चाहिए, संख्या 2 और 3 से विभाजित हो। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है तो 6 से विभाजित होगी। अब 8 का नियम जो होता है ये इस 4 के नियम जैसा ही होता है। क्या? अंतिम 3 अंकों की संख्या। इसमें क्या करेंगे? अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित, 8 से विभाजित हो, या फिर आखिरी में क्या हो? 3 बार 0 आया हो, तो वो संख्या भी हमारी किससे? 8 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम 9 से कहें तो अंकों का योग जो हो, अंकों का योग 9 से विभाजित। ये नियम ज़रूर 3 के जैसा है, लेकिन जहाँ जहाँ 3 का नियम लगता है उस हर जगह ज़रूरी नहीं कि 9 का नियम लग जाए, लेकिन जहाँ भी 9 का नियम लगेगा उस हर जगह पे 3 का नियम ज़रूर लग जाएगा। तो अंकों का योग 9 से विभाजित हो, किससे? 9 से विभाजित हो। जैसे कि इसको देखें, इसका योग 20 बनाया था, ऐड हमारा कितना आया था, इसका टोटल सम कितना आया था? 20 बनाया था। 21 3 से तो कट जाता है, 21 हमारा 3 से तो विभाजित होता है, लेकिन 9 के पहाड़े में कहीं भी नहीं आता है। हाँ, अगर ये कर देते कि इसको हम अगर 18 रखते, 18 अगर रखते तो ये 3 से भी कटता, ये हमारा 3 से भी कट जाता, और हमारा किससे? ये 3 से भी कट जाता, और ये हमारा 9 से भी कट जाता, दोनों से विभाजित हो जाता। तो याद रखना है, जितनी भी संख्याएं हमारी 9 से विभाजित होती हैं वो 3 से ज़रूर विभाजित होंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 3 से विभाजित होने वाली हर संख्या 9 से भी विभाजित हो जाए। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें 10 से 10 की, तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए? अंतिम अंक हमारा 0, अंतिम अंक क्या हो? अंतिम अंक 0। और 11 के लिए याद रखें सम और विषम किसके? संख्या के, कोई भी संख्या दी गई है,
सम संख्या के सम और विषम पदों के संख्या के सम और विषम पदों के अंकों का योग क्या होना चाहिए? बराबर हो या 11 का गुणज हो। ये चीज़ भी आपको याद रखनी। सारे हो गए नियम? ये सारे नियम नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा देखिए हम क्या करते हैं। हमारे जो इस्तेमाल करना है हमको एक्सरसाइज 1.1 में, जिसको हम कल करने वाले हैं, उसके हम फॉर्मूले और उसके पैटर्न को ज़रा देखते हैं वो किस तरह से हमारे किए जाते हैं। आपको इतना डीपली इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको कभी कोई पूछ दे तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए बताने में कि ये इस चीज़ के बारे में हमको नहीं पता है। आपके घर में भी आपसे कोई छोटा पूछ सकता है तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। HCF और LCM के बारे में आपको देख लेते हैं। अगर हम HCF की बात करें, इसका मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हो जाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक, इसको मासा कहते हैं। अगर एलसीएम की बात करें तो इसका मतलब फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए, जिसको हम लासा कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लघुत्तम समापवर्तक या फिर लासा कहते हैं। अगर हम बात करें, मान लेते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम समझ लेते हैं एक सिंपल से तरीके से। अगर हम मान लेते हैं कोई संख्या हमको दे दी गई, कोई संख्या हमको 12 और 16 दे दी गई, 12 और 16 दे दी गई। हमें इसका एचसीएफ भी बताना है और हमें इसका एलसीएम भी बताना है। अब एचसीएफ में क्या है? एचसीएफ का पूरा रूप क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक। फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड, यानी कि 12 किससे किससे कट सकता है, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। 12 देखिए 1 से विभाजित हो सकता है, एचसीएफ निकालना है। 12 किससे? 1 से विभाजित हो सकता है, और ये 2 से विभाजित हो सकता है। इससे 2 से भी हो सकता है, ये 3 से भी हो सकता है, ये 4 से भी हो सकता है, ये 6 से भी विभाजित होगा, और ये हमारा खुद से 12 से भी विभाजित हो जाएगा। अगर हम बात करें 16 के ऐसे गुणनखंड लिखें, 16 के भी 1 से विभाजित होगा, ये 2 से भी हो जाता है, ये 4 से होता है, उसके बाद ये 8 से हो जाता है, और उसके बाद ये 16 से होता है। अब अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ का मतलब क्या है? एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब क्या है? सबसे बड़ा। हाईएस्ट का मतलब क्या है? सबसे बड़ा। और कॉमन का मतलब क्या है? कॉमन का मतलब क्या है? जो दोनों में आए हो। कॉमन का मतलब क्या है? जो दोनों में आए हो। तो दोनों में कौन सा है? पहला अगर हम देखें, ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में आई हुई है? यहाँ पे 1 आया हुआ है, यहाँ पे 2 आया है, और ये 4 आया है। लेकिन अब कहा क्या गया है? कहा गया था हमसे हाईएस्ट। कहा क्या गया था हमसे? हाईएस्ट। तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई है? 4 आई है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर हम इसको एलसीएम वाले में बात करें, एलसीएम में भी इसके अगर हम इसमें क्या करना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणज। और लीस्ट का मतलब क्या है? लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। और कॉमन जो मतलब दोनों में आया हो। तो पहले इसके गुणज लिखें। 12 का गुणज पहला तो 12 ही होता है। दूसरा इसका गुणज 24 हो जाता है। दूसरा इसका गुणज 24 हो जाता है। इसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद 36 आ जाता है। 36 के बाद 48 आ जाता है। 48 के बाद हमारा 60 आ जाता है। 60 के बाद 72 आ जाता है। 72 के बाद हमारा 84 आता है। ये हमने लिख ली। अगर इसके गुणजों की बात करें तो 16 का गुणज पहला तो 16 ही होता है, दूसरा 32 हो जाता है, तीसरा क्या 48 हो जाता है। 48 के बाद कौन सा आ जाता है? 48 के बाद आता है 64 आ जाता है। 64 के बाद हमारा 80 आ जाता है। और ये भी हमारे इसके भी गुणज ऐसे ही चलते रहेंगे और इसके भी ऐसे ही लगातार चलते रहेंगे। लेकिन अब एलसीएम में कहा क्या जाता है? पहला तो गुणज लिखने थे, मल्टीपल लिखने थे, हमने लिख लिए। कॉमन देखना है, दोनों में कॉमन देखना है। दूसरी चीज़ लीस्ट, यानी कि सबसे छोटा कॉमन देखना है। तो क्या इसमें से ये 12, 24 या 36 नीचे वाले में नहीं है? सबसे छोटा कॉमन कौन सा मिला हमको? 48 मिला। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा इसका 48। आगे भी जाएंगे लेकिन उससे मतलब नहीं, क्योंकि इसमें लीस्ट कहा गया है, सबसे छोटा कहा गया है। ये तो ऐसे आप सिंपली देख सकते हैं।
अगर आपको यही जब अभी एक्सरसाइज 1.1 में करेंगे तो इसको यही HCF LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि में हमें मान लेते हैं 12 और 16 का ही दिया गया है, 12 और 16 का ही दिया जा रहा है। तो आपको हम क्या करेंगे, 12 का ऐसे अलग फैक्टर निकालेंगे, 16 के फैक्टर से अलग निकाल देंगे। अब जब उसमें हम करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, 12 के जो गुणनखंड लिखेंगे उसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। 2 से 12 को काटेंगे, कितने बार जाएगा, 6 बार। 2 से कर देंगे 3 बार और 3 से कर देंगे 1 बार। 16 को काटेंगे 2 से 8 बार चला जाएगा, 2 से करेंगे 4 बार जाएगा, 2 से कर देंगे 2 बार और 2 से कर देंगे 1 बार। अब उसमें क्या करना होगा, हम 12 के जो ये गुणनखंड निकले हैं इनको लिखना पड़ेगा। 2 गुणा 2 गुणा 3। 16 का क्या निकल के आया, 16 का निकला है 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और गुणा में भी 2। अब HCF जब निकालना हो, HCF यानी कि हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है। इसका 12 और 16 का हमसे HCF कहा गया है, 12 और 16 का HCF कहा गया है। तो कॉमन देखना है, क्या 2 दोनों जगह है, क्या ये 2 दोनों जगह है, और कोई है, और कोई है जो दोनों जगह है, और कोई नहीं है। ये तो इसको लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 करेंगे, कितना HCF निकलेगा, 4। अगर हम इसी से LCM की बात करें, LCM की बात करें तो LCM में क्या करना है, जो बची हुई संख्या है इनको यहाँ पे लिखेंगे, 3 2 और 2। ऊपर वाले में 3, नीचे वाले में 2 और 2 बचा हुआ है। अगर हम बात करें जो HCF निकला होता है वो भी यहाँ लिख लेते हैं और सबका गुणा कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 चौको कितने हो जाते हैं, 12 चौको कितने हो जाते हैं, 12 चौक से 48 हो जाते हैं, 48 हो जाते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ देख लीजिए, चाहे इस तरीके से निकाल सकते हैं या फिर इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं HCF और LCM। ठीक, दोनों तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें एक्सरसाइज 1.1 को हम सॉल्व करेंगे, ये पूरी इसी तरीके से हल करनी है, इसका यूज़ हमें नहीं करना है। ये केवल आपको बेसिक समझाने के लिए किया है कि आप अगर ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तरीका काफ़ी आसान है, आप इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक, अब हम जब HCF और LCM को करेंगे तो अभी आगे हमारे इसके आंसर की जाँच करनी होगी। ये जो हमारे 4 और 48 निकल के आए हैं HCF और LCM, इसकी हमें क्या करनी होगी, जांच करनी होगी। और इस जांच को करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। वो फॉर्मूला देखते हैं ज़रा क्या है। इसकी जब हम जांच करेंगे, इसकी जब हम जांच करते हैं तो जांच करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है, एक फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। वो क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बराबर हो जाता है किसके, HCF गुणा LCM के, HCF गुणा LCM के। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा, एक्सरसाइज 1.1 में पूरे में इस्तेमाल होगा। अब अगर हम बात करें इन 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के, तो हमारी 2 संख्याएं कौन कौन सी दी गई थी, 12 और 16 दी गई थी, 12 और 16 दी थी हमने। और हमारा HCF और LCM जो निकल के है वो क्या दे रखा है, HCF निकला है 4, LCM जो निकल के आया है वो 48 निकल के आया। अब दोनों साइड तरफ का जो गुणनखंड होना चाहिए, तो गुणनफल होना चाहिए, वो आपस में क्या होना चाहिए, मल्टीपल जो हो आपस में दोनों साइड का बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं आ रहा है, मतलब आपने या तो HCF LCM निकालने में कहीं गलती की, या फिर यहाँ पर इन दोनों के मल्टीपल करने में, गुणा करने में आप कहीं गलत कर रहे हैं। ये दोनों साइड अगर बराबर आ रहा है तो आपका पूरा क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया है, जो पूरा सॉल्यूशन आपने निकाला है वो आपका सही है। तो ज़रा अगर हम मल्टीपल करें, 12 से हम कितने हो जाते हैं, 72 हो जाते हैं। हासिल में कितने 7 लग जाएंगे, 12 1 के 12 हो जाते हैं, 12 7 कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। इस साइड कितना आ जाएगा, 192 आ गया। इस साइड कितना आ गया, 192 आ गया। अगर हम दूसरी साइड देखें तो 4 का 48 से कर देंगे, 4 8 32 हो जाते हैं। हासिल में कितने 3 आ जाएंगे, 4 चौको 16, 3 कितने हो जाते हैं, 19 हो जाते हैं। दोनों साइड कितना आ जाएगा, 192 हो जाएगा। ठीक, मतलब हमारा जो निकाला हुआ HCF और LCM है वो क्या है, बिल्कुल सही है। आज का ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया। अगली क्लास जो हम करेंगे उसमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 को स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे लास्ट तक, और सारे कॉन्सेप्ट को भी उसमें भी समझते चलेंगे, और ये सारी चीज़ें भी आपको एक बार बता देंगे उसमें, ताकि आपका कौन उसमें भी सारी चीज़ें रिकॉल करते चलेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही आपकी कोई नई क्लास अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत मिल सके। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।